नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा हिमाचल की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज फिर पानीपत में होंगे। सीएम यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की है और विकास योजनाओं का जायजा लिया और इस तय सीमा पर ही विकास के कार्यों को निपटाने की हिदायत दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुधवार को पानीपत पहुंचे तो उन्होंने जिले में चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। योजनाओं पर चल रहे काम की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। तय समय सीमा में विकास के कार्यों को निपटाने की हिदायत दी। अधिकारियों के साथ सामान्यतः जहां भी मैं जाता हूं बैठक करता हूं। अधिकारियों से फीडबैक लेना पड़ता है कि उस जिले में विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है, कितने विकास कार्य वहां हुए हैं, कहां कोई अड़चन है तो क्या अड़चन है। तो इसलिए उन सब अड़चनों को दूर करके और कहीं ढिलाई है तो उस ढिलाई को दूर करने के लिए अधिकारियों के सामान्य मीटिंग रखने का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकास की योजनाओं को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इस मौके पर मनोहर लाल ने केंद्रीय योजना नमामि गंगे पर जोर दिया। मनोहर लाल गुरुवार को पानीपत में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा और पवित्र एक अभियान चलाया जा रहा है, नमामि गंगे। तो उस नमामि गंगे के कारण यानी इस अभियान के माध्यम से जितने भी नाले, बरसाती नाले अथवा शहर के गंदे पानी के नाले जो भी नदियों में जाते हैं उनके पानी को साफ करके उसमें डाला जाए। तो एसटीपीज की योजना बनी है। इसी के अंतर्गत कल एक एसटीपी का यहां शिलान्यास होगा और इसी प्रकार से और कई जो परियोजनाएं हैं पानीपत की उनका भी कल शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने पानीपत जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को साफ हिदायत दी है कि काम में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पानीपत से राजेश खत्री के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। आज भी मुख्यमंत्री पानीपत में ही होंगे और कई घोषणाओं का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको याद होगा कि 84 दंगों में नाम आने के बाद कमलनाथ ने पंजाब प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके पास हरियाणा की जिम्मेदारी रह गई थी। लेकिन अब यहां भी 84 सिख दंगों का साया उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उन्हें निशाने पर लिया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने सूबे के जख्मों पर मिर्च फेंकने का काम किया है। कमलनाथ पंजाब कांग्रेस प्रभारी का पद छोड़ चुके हैं। वजह थी 84 के सिख विरोधी दंगा मामले में शामिल होने के आरोप। जैसे ही पंजाब में सियासी विरोधियों ने कमलनाथ को निशाना बनाना शुरू किया, उन्होंने पीछे हटना ही सही समझा। लेकिन हरियाणा कांग्रेस प्रभारी पद से पीछे नहीं हटे। लेकिन 84 के सिख विरोधी दंगे के आरोपों ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उन्हें निशाने पर लिया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने सूबे के जख्मों पर मिर्च फेंकने का काम किया है। नहीं, ये देखिए जो कमलनाथ को यहाँ प्रभारी बनाकर भेजा है, जिसका 84 के दंगों में हाथ रहा है, जिसमें इतना बड़ा कत्लेआम हुआ था। एक तो वैसे ही हरियाणा के लोगों के ऊपर जख्मों पर मिर्च छिड़कने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। दूसरा, जब से कत्लेआम हुआ है इनकी भाषावली बदल गई है, तो इनसे किसी प्रकार का कोई सुधार होगा उम्मीद कम है। इससे पहले मंगलवार को कमलनाथ चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के आला नेताओं के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद एक बार फिर उन्होंने पूरे प्रकरण पर सफाई दी थी। नहीं, ये साबित उनके मन में हुआ होगा, पर मैं जानता हूं कि जो बात मैंने साबित करना चाहता था, पंजाब में चुनाव है साल भर के अंदर और ये फोकस शिफ्ट हुए मेरे ऊपर, ये मैं नहीं चाहता था। कमलनाथ पर लग रहे आरोपों में कितना दम है ये तो पता नहीं, लेकिन विरोधी दल उनकी घेरेबंदी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, जी मीडिया। हरियाणा सरकार ने आवारा गौवंशों की सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया है। प्रदेश भर में 5 जगहों पर गौ अभयारण्य खोलने का फैसला लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में आवारा गौवंशों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने बेसहारा और आवारा गौवंशों की सुरक्षा को लेकर एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत इन्हें गौशालाओं में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। फरीदाबाद में इस मुहिम के तहत अब तक 200 से ज्यादा गायें गौशाला में भेजी जा चुकी हैं। ये जानकारी चंडीगढ़ में हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भानीराम मंगला ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 5 जगहों पर गौ अभयारण्य खोलने का फैसला
लिया गया है। अभी मैंने पिछले 16 तारीख को मीटिंग की थी जिला फरीदाबाद की, जिसमें सारे नगर निगम के, पुलिस के और मतलब प्रशासन के अधिकारी और सारे गौशालाओं के प्रतिनिधि बुलाए थे। उसमें मैंने निर्णय लिया था कि हम पूरे फरीदाबाद जिले में कोई ऐसा गौ नहीं छोड़ेंगे जो बेसहारा घूमेगी। इसके अलावा सरकार ने गौ तस्करी या गौवध के बारे में जानकारी देने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है 8284-030-455, जिस पर सूचना देने पर पुलिस टीम आधे घंटे में ही मौके पर पहुंच जाएगी। साथ ही इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। उसके लिए अभी 5 दिन पहले हमारे डीजी साहब ने एक नंबर भी जारी किया है और उस नंबर के तहत जिस पे कॉल करेंगे वो नंबर है हमारा 82-840-30-455। उसको डायल करने के बाद आध घंटे में गो तस्करी और गो हत्या जहाँ हो रही होगी वहाँ हमारी पुलिस पहुँचेगी। भवानी राम मंगला ने बताया कि प्रदेश में 1,17,000 से ज्यादा आवारा और बेसहारा गौवंश है। वहीं अगर कोई पकड़े गए गौवंश पर दावेदारी करता है उससे जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही उन्होंने इस तरफ कदम उठाने के लिए सरकार का आभार भी जताया कि जो गोवंश हरियाणा में बेसहारा घूम रहा है, जिसकी संख्या 1,17,000 है, उसको हम कैसे संरक्षण दे सकते हैं। उसके लिए हमने पहले योजना अपने तैयार की हैं। उन योजनाओं में गोहत्या बंद होने के लिए कानून सख्ती से लागू हो प्रदेश में। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी योजना तैयार की जा रही है। साथ ही गौशालाओं में पीपीपी मोड पर बायोगैस आधारित बिजली का उत्पादन किया जाएगा। गौमूत्र से फिनाइल और गोबर से जैविक खाद तैयार करने की योजना भी है और सिरसा जिले की एक गौशाला में एलपीजी गैस तैयार कर उस गांव में गैस की आपूर्ति भी की जाएगी। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा में सफेद मक्खी ने एक बार फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कपास की फसल पर फिर से सफेद मक्खी का खतरा मंडरा रहा है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सर्वे में हिसार इलाके में सफेद मक्खी का असर देखने को मिला है, जिसके चलते कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। हरियाणा के पिछले सीजन में सफेद मक्खी की बीमारी कपास की फसल पर अपना कहर बरपा चुकी है और इस बार फिर से ये बीमारी अपना सिर उठा रही है। हिसार के बास गांव में खेती में सफेद मक्खी का असर देखा जा रहा है। परेशान करने वाली खबर ये भी है कि सफेद मक्खी इस बार कपास के अलावा खीरे पर भी अपना कहर बरपा रही है। मतलब कुछ जगह जो खीरा जो किसी ने इंटरक्रॉपिंग या किसी किसान भाई ने लगा रखे थे उसके अंदर उनकी पॉपुलेशन मिली है, तो इसलिए हमने एडवाइस यही किया था कि खीरे को उखाड़ दिया जाए, ना लगाया जाए, क्योंकि ये इसको बिल्डअप करने में पेस्ट को हेल्प करते हैं। इसलिए हम फार्मर को ये कहते हैं कि फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं, फिलहाल पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा बारिश होने की सूरत में सफेद मक्खी का कहर नहीं पड़ेगा, लेकिन डराने वाली बात यह है इस सीजन में अब तक देखा गया बारिश का पैटर्न सफेद मक्खी को बढ़ावा दे सकता है। नहीं, फिर अब का बारिश कुछ ज्यादा हुई। पिछले साल के कंपैरिजन में जून में इतनी बारिश जैसे स्ट्रॉन्ग हिसार में हुई थी वो पिछले साल नहीं थी। थोड़ी बरसात थी, थोड़ी थोड़ी होकर होती रही हफ्ते हफ्ते बाद। अब की बार बरसात काफी तेज हुई है, तो हमें अनुमान ऐसा है अब की बार पॉपुलेशन बढ़नी नहीं चाहिए। नहीं, अभी तक लगातार बड़ी बारिश की बात नहीं है, लेकिन उस पीछे जो मानसून था वो काफी एक्टिव था। 11 तारीख के आसपास एक बार दोबारा जो है थोड़ा एक्टिव हो सकता है, उसमें हो सकता है 1-2 दिन जड़ी लग सकती है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो बस कृषि विशेषज्ञों की राय के हिसाब से दवाइयों का इस्तेमाल करें। फार्मर से पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई भी चिंता की बात नहीं। हाँ, दवाई जो है अननेसेसरी स्प्रे ना करें बगैर हमारी रिकमेंडेशन। पिछले सीजन में सफेद मक्खी हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान में भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा चुकी। अब अगर कहीं इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो जरूरी है कि किसान एहतियात बरतें ताकि इस बीमारी पर पार पाया जा सके। महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार। और आइए बात करते हैं जेल की। जी हाँ, वही जेल जिसका नाम लेते ही एक कमरे में सलाखों के पीछे खतरनाक अपराधियों के बंद होने का ख्याल आता है। कई सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिर जेल कैसी होती है, जेल में कैदियों की जिंदगी कैसी होती है और जेल में क्या होता है। हमारी इस अगली रिपोर्ट में आपको अपने इन सवालों का जवाब मिल जाएगा।
ये कोई शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि झज्जर की दुलीमा जेल है। हाँ, लेकिन ये जेल यहाँ के कैदियों के लिए किसी शिक्षण संस्थान से कम भी नहीं है। यहाँ कैदियों को सुधारने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। झज्जर से 8 किलोमीटर दूर बनी दुलीमा जेल में करीब 1000 कैदी हैं। जेल पूरी तरह सुविधाओं से लैस है, मानो जेल ना हो कोई बड़ा शिक्षण संस्थान हो। कंप्यूटर कोर्स, तार बाइंडिंग, कारपेंटर, चेयर मेकिंग, मोटर बाइंडिंग, म्यूजिक सेंटर, लाइब्रेरी और टेलरिंग की सुविधा और हर कोर्स के लिए डिप्लोमा। कंप्यूटर है जी, म्यूजिक सेंटर है, यहाँ पे कुर्सियाँ भरी जाती हैं और यहाँ कारपेंट्री का नया मास्टर दिया है, वो काम चालू होगा जी। यहाँ पंखे बनते जी। कैदियों के इलाज के लिए जेल के अंदर डिस्पेंसरी की सुविधा भी है, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जांच करते हैं। हर रोज 80 कैदियों की ओपीडी भी की जाती है। और यहाँ पे पेशेंट देखी जाती है, ओपीडी वगैरह देखी जाती है, तो यहाँ मतलब एडमिट भी की जाती है और बाकी जो सीरियस होती है उनको रेफर किया जाता है। तो पर डे की ओपीडी की बात की जाए कितनी हो जाती है? पर डे 70-80 पर डे। जेल सुपरिटेंडेंट सुनील सागवान ने बताया कि जेल में अब तक करीब 150 कैदियों को कई तरह के कोर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। जेल में मोबाइल मिलने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि जेल में सीसीटीवी कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे। हमारे यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, इंडिया विजन फाउंडेशन की तरफ से उनका ट्रेनर आ रहा है और 2 बैच हमारे क्लियर हो चुके हैं और तकरीबन 75 इनमेट्स उसका कोर्स कंप्लीट करके उनको सर्टिफिकेट दे चुके हैं। दुलीमा जेल में हर तरह की औषधि, अलग अलग फल और सब्जियां भी लगाई गई हैं। 1 एकड़ में एलोवेरा के पेड़ हैं। गर्मी को देखते हुए पक्षियों के पानी पीने के लिए कैदियों ने करीब 200 पेड़ों पर सकोरे लगाए हैं। साथ ही इस जेल में साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया है। इस जेल में कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है, जो सरकार की तरफ से एक काबिले तारीफ पहल है। संजीत खन्ना, जी मीडिया, झज्जर। बात करते हैं मिशन मेडल की। इस बार भारत ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। इसमें 100 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिनके साथ पूरे देश की उम्मीदें हैं। हर कोई चाहता है कि इस बार भारत रियो में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करे। वॉक के खिलाड़ी बलजिंदर सिंह ओलंपिक के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बलजिंदर रियो ओलंपिक में 20 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। डेरा बस्सी के रहने वाले बलजिंदर सिंह राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं। परिजनों को उम्मीद है कि उनका बेटा रियो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करेगा। आंखों में खुशी के आस और हाथों में मेडल, ये बलजिंदर की मां अमरीत कौर है, जो आज अपने बेटे की कामयाबी से बेहद खुश है और ओलंपिक में उसकी जीत की कामना कर रही है। 29 साल के ब्रिस्क वॉक के खिलाड़ी बलजिंदर ने ओलंपिक के लिए दूसरी बार क्वालिफाई किया है। बलजिंदर रियो ओलंपिक में 20 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। डेरा बस्सी में रहने वाले बलजिंदर सिंह राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बलजिंदर की हुई मुलाकात को लेकर माता पिता बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें यकीन है कि बेटा मेडल लेकर जरूर भारत आएगा। बहुत ज्यादा खुशी पाउन में हाथ से करनी होगी। जो करे आवे च फोटो भी लवाई, हाथ भी मिलाया, हस हस के गल्लां करदे दी फोटो भी आई, वो तो भी बड़ा चंगा लगा। सानू बहुत खुशी है कि रियो ओलंपिक वास्ते बलजिंदर सिंह सिलेक्ट होया। सानू बहुत खुशी। ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं कि जित के आउण ओलंपिक दे विचों। वहीं लॉन टेनिस की पूर्व खिलाड़ी और बलजिंदर की पत्नी स्वाति भी अपने पति की इस उपलब्धि को लेकर फूली नहीं समा रही हैं। खुशी है कि इतने बड़े मुकाम पे आना एक प्लेयर के लिए सपना होता है। हर प्लेयर ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाता बाय इकोनॉमिकल कंडीशन, बाय कोचिंग कंडीशन, बट उनको सभी फैसिलिटीज़ दी गवर्नमेंट बाय पेरेंट्स। वो आज इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं। एक इंडिया में बेस्ट एथलीट निकलना बहुत खुशी की बात है। हमें, हमारे सारे रिलेटिव्स को, हमें बहुत प्राउड है उनके ऊपर कि वो आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर। दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले बलजिंदर की नजर सिर्फ गोल्ड पर है। वो इस बार गोल्ड लाकर अपने गांव और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं।
और इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं इस मुकाम को हासिल करने के लिए बलजिंदर के परिवार के साथ देश के 165 करोड़ लोगों की दुआएं भी उनके साथ है। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। और इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।